जय हिंद। आने वाले समय के अधिकारियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो 5 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये ज्ञान सर का पेड कोर्स है गाइस, जिसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस का ये इसमें प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम, इन सब की आप तैयारी करें तो प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। इवन हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पीएससी की भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है गाइस। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। और ये आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। और उससे पहले कल का मैंने आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछा था इंटरव्यू का। और क्वेश्चन जो था, आपको बताइए, मैंने सिंपली आपसे पूछा था कि एक नेता ने आपको एकदम से फोन किया, आप एसडीएम है, एक नेता ने आपको फोन किया और वो आपके ऊपर भड़क गया कि तुम्हारे डीएसपी ने मेरे लड़के को जो है वो बंद कर दिया है ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में, तुरंत उसको जो है वो छोड़ो। तो आपने डीएसपी से पूछा, तो पूछताछ में ये पता लगा कि वो सिंपली बस रेगुलर चेकिंग चल रही थी और उसने पी रखी थी शराब, और आपने उसको, मतलब डीएसपी ने उसको पकड़ लिया। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अब आप इस सिचुएशन में जो है वो क्या करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो कुछ स्टूडेंट्स का ये आंसर भी था कि आप उसको वार्निंग देके छोड़ देंगे। तो अब मैं इस पर आता हूं। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठकर ये आंसर दे रहे हैं, ये समझिए आप, ठीक है, हमेशा, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप जो है वो खुद से जस्टिस देने की कोशिश मत करें। तब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलें, है ना, प्रॉपर। वैसे मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि सिलेक्शन के बाद भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे तो अच्छा है। बाकी फिर आपकी मर्जी हो, तो मेरा काम है आपको बस सिलेक्शन तक पहुंचाना। अब देखो बात बहुत ध्यान से, आपने उसको छोड़ दिया, मैंने मान लिया कि चलो आपका आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इंटरव्यू बोर्ड बताऊं क्या बोलेगी आपसे। और ये बात सच सही भी है। आपने उसको वार्निंग दी, उसको छोड़ दिया, आगे गया, आगे जाके जो है वो उसने एक छोटा सा बच्चा 5 साल की उम्र का और उसकी मम्मी थी, राइट, उन दोनों को कुचल दिया। अब इसमें गलती किसकी है? डीएसपी के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी बैठ गई। अब डीएसपी, आप एसडीएम है, वो आपका बोलेगा कि आपने उसके ऊपर प्रेशर डाला तो उसने जो है वो छोड़ा। तो इसमें नौकरी दोनों की जाएगी, मंत्री का कोई लेना देना नहीं, राइट। बोलो इसमें, क्योंकि मंत्री तो बोल देगा भाई हमने तो फोन ही नहीं किया, क्योंकि वो भी चला के भाई, वो डायरेक्ट थोड़ा ना फोन करेगा अपने नंबर से। समझ रहे हो आप बात को? तो यहां पर क्या करोगे आप? इस सिचुएशन में तो आप फंस गए। हमेशा एक चीज याद रहे, पॉलिटी क्यों पढ़ाई जाती है आपको? रूल ऑफ लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि कानून के सामने सब इक्वल हैं, कानून के समक्ष सब समान हैं। चाहे प्रेसिडेंट गलती करेगा या आम जनता गलती करेगा, सजा सेम ही मिलनी है। तो इस सिचुएशन में जो है वो आपको बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज मेंशन करनी चाहिए कि अगर रूल्स तोड़े गए हैं तो उसका जुर्माना जो है वो भरे। और आप नेताजी से क्या डिस्कशन जो है वो करना है भाई? आप तो अपनी ड्यूटी जो है वो कर रहे हो। नेताजी को बोल दो ना लिखित में भेज दो सर मुझे, कि मैं छोड़ देता हूं उसको। ये आंसर किसी ने दिया नहीं कि लिखित में भेज दो, मैं बोल दूंगा नेताजी को, या बोल दूंगी अगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है तो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप उस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और ये सब चीजें चलती हैं हमारी लॉ बुक के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, रूल्स के थ्रू, कानून के थ्रू। यस, तो दैट यू नीड टू फॉलो। इसीलिए जनरल स्टडीज पर कमांड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि ये हमारे दिए गए नंबर हैं, इन पे कांटेक्ट करो, ज्ञान सर का पेड कोर्स ज्वाइन करो। अब चलो एक और क्वेश्चन देता हूं आज के लिए, और बहुत बढ़िया लोगों ने आंसर्स दिए। और इजी हैव, निकिता वेरी गुड, बहुत अच्छा भी लगा, प्रीति मिश्रा बहुत अच्छा लगा मुझे, आयुष गुप्ता, कि आप लोग के अच्छे आंसर्स आए, पायल भारती, गोल्डी, राइट, मोहित। मोहित आंसर्स लिखना शुरू करो, आयुष गुप्ता आंसर्स लिखना शुरू करो, है ना। तो मुझे अच्छा भी लगा, काफी सारे लोगों ने अधिनियम के साथ चीजों को मेंशन किया, राइट, एक्ट के साथ, कानून के साथ चीजों को मेंशन किया कि यार ये कानून है, ऐसा वैसा, है ना। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू करो। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते ही एक इसका आंसर कौन देगा। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं ये पूछना जा रहा हूं कि अगर आपको इंडिया के अंदर किसी एक समस्या को तुरंत सॉल्व करने की पावर मिल जाए, यानी कि आपको पावर जो है वो दे दी अथॉरिटी ने कि आप इंडिया के अंदर किसी एक समस्या को तुरंत सॉल्व कर सकते हो,
तो आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और क्यों? तो इसका आपका क्या जवाब होगा बोर्ड के सामने, वो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। चलिए, तो ये सब टॉपिक्स हैं गाइज आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको रूल्स ऑलरेडी पता है कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं बताते जाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। उसके अलावा और कुछ चीज नोट डाउन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आइए, बिना समय वेस्ट किए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप और इनका यूनेस्को के नॉमिनेशन का। तो भारत ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 2024-25 के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रपोजल भेजा है। इस नॉमिनेशन में 12 किले शामिल हैं जो मराठा शासकों की मिलिट्री एक्सपर्टीज और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किले 2021 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए थे, जिसे अब फुल नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। और अगर यूनेस्को से अप्रूवल मिल जाता है तो यह महाराष्ट्र की छठी कल्चरल प्रॉपर्टी होगी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनेगी। तो देखो, अभी तक ये बनी नहीं है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बट हाँ, कभी कभी नॉमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है ना। तो ये लिख लो आप कि हमने अभी इस बार मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को, यानी कि मराठा के सैन्य परिदृश्य जितने भी हैं, तो उनको हमने जो है वो किस चीज में जो है वो भेजा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रपोजल भेजा है। बस इतनी चीज आप लिखेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट में लिख लो 12 किले जो है वो यहां पर शामिल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इससे पुरानी वाली चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस अभी के लिए इतना समझो। और एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, लिख लो कहीं पे साइड में, मराठा एम्पायर के बारे में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको पढ़ना है। जिन लोगों ने पढ़ लिया वो रिवाइज कर लेना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, और इवन जिन लोग का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो चुका है और मराठा एम्पायर के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, राइट, तो बॉस गड़बड़ है। तो आपने ढंग से पढ़ाई या तो नहीं करी है, या फिर आपने गलत इंस्टीट्यूशन को चूज कर लिया है। क्योंकि मराठा एम्पायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मुगल्स का सबसे बड़ा चैलेंजर जो था वो मराठास थे। नेक्स्ट, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। तो 17th से लेकर 19th सेंचुरी के बीच ये किले डेवलप किए गए। ये किले वेस्टर्न घाट्स, कोंकण कोस्ट, डेक्कन प्लेटू और ईस्टर्न घाट्स के नेचुरल लैंडस्केप के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। मराठा शासकों ने नेचुरल टेरेन का स्ट्रेटेजिक उपयोग किया और गुर्रिल्ला वॉरफेयर के लिए बहुत इफेक्टिव मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप किया। तो ये चीज तो आप स्टैटिक में जीएस में पढ़ते ही हो, राइट। अब जो नॉमिनेटेड किले की जो लिस्ट है, उनके नाम थोड़े से आपको जो है पता होने चाहिए, ये पूरे लिख लेना, ठीक है ना। ये कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। जैसे हिल फोर्ट्स के अंदर आपको जो है वो देखने को जो है वो मिल रहे हैं, सालेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और गिनी फोर्ट। फिर हिल फॉरेस्ट के अंदर प्रतापगढ़ है, हिल प्लेटू फोर्ट के अंदर पन्नाला ला फोर्ट। फिर कोस्टल फोर्ट के अंदर विजयदुर्ग, आइलैंड फोर्ट के अंदर कंधेरी फोर्ट, अ, स्वर्ण दुर्ग और सिंधु दुर्ग। ये सब फोर्ट जो है गाइज, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, और ये पूरी चीज लिख लो आप, ये फोर्ट किले के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर 8 किले, सॉरी 8 किले जो है वो प्रोटेक्टेड हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 8 किले को एएसआई के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, स्वर्णदुर्ग, राइट, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधु दुर्ग, गिनी फोर्ट। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के अंडर 4 किले प्रोटेक्टेड है, सलहेर, राजगढ़, कंडेरी, प्रतापगढ़। ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन किलों के या हिस्टोरिकल जो साइट्स वगैरह होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है ना। अब सुनो, थोड़ा सा मराठा मिलिट्री की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें। ये लिखना नहीं है क्योंकि ये चीज आप जनरल स्टडीज के अंदर कवर कर लेते हो। तो 1670 में मराठा मिलिट्री स्ट्रेटेजी डेवलप हुई, जो 1818 तक पेशवा रूल के एंड तक चली। ये किले फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मैकेनिज्म थे। मराठा एम्पायर ने मुगल्स, पोर्चुगीज और ब्रिटिश के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजीज इनकी होती थी, जिसके बारे में आप पढ़ते ही हो अक्सर। अब यूनेस्को की नॉमिनेशन प्रोसेस समझ लो, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को में किसी भी हेरिटेज साइट को नॉमिनेट करने के लिए टेंटेटिव लिस्ट में
कम से कम 1 साल तक लिस्टेड होना जरूरी होता है। मतलब सिंपल शब्दों में, पहले क्या होता है कि पहले एक कंट्री जो है वो एक टेंटेटिव लिस्ट में जो है वो कुछ हेरिटेज साइट के नाम डालती है ना। और ये बहुत जरूरी कि एटलीस्ट 1 साल तक उस टेंटेटिव लिस्ट में जो है वो उस बेसिकली हेरिटेज साइट का नाम होना जरूरी है। अब 1 साल से ऊपर हो गया तो उसको अब फाइनल लिस्ट में आप डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें जो है वो क्या होता है, अब जैसे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल क्राइटेरिया के अंडर नॉमिनेट किया गया है। इसके अंदर क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4 और क्राइटेरिया 6 शामिल है। क्राइटेरिया 3 के अंदर जो लुप्त कल्चरल ट्रेडिशन या सिविलाइजेशन का एक्सेप्शनल एविडेंस मिलता है, यानी कि ऐसे कोई कल्चरल ट्रेडिशन है या ऐसा कोई सिविलाइजेशन रहा है जो लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उसका अगर एविडेंस मिल रहा है तो क्राइटेरिया 3 में जाएगा। क्राइटेरिया 4 के अंदर मिलिट्री आर्किटेक्चर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल जो ह्यूमन हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट फेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मराठा के टाइम पर किस प्रकार से मिलिट्री इक्विपमेंट्स का उपयोग होता था, टूल्स का उपयोग होता था, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती थी, है ना, तो उसका उपयोग। और फिर क्राइटेरिया 6 एक हम लोग को देखने को मिलता है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब जैसे हम शिवाजी जी की बात करें तो आपको पता है यार, मतलब इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मराठास में, इनके किले के अंदर जब आप जाएंगे ना, मतलब आज की डेट में घूमने के पर्पस के लिए, तो आपको इनके बारे में जो है वो पता लगेगा कि यार इन लोगों ने कितनी स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई हुई है। राइट, कि मतलब किले के अंदर ही मतलब राजा के कक्ष तक पहुंचना कितना डिफिकल्ट है। कुछ फेक कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं कि जिसमें जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए एनिमीज को। फिर गुप्त खदाने, बहुत सारी चीजें होती है ना किले के अंदर। तो देखो यही चीज को जो है वो दर्शाया जा रहा है कि पहले के समय में लोगों ने कितने बेहतरीन तरीके से मतलब उपयोग की है चीजें, दिमाग कितना बेहतरीन जो है वो लगाया, जो आज के लोग नहीं लगा पाते। हिस्टोरिकल इवेंट्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और कल्चरल ट्रेडिशन का टेंजिबल एसोसिएशन को क्राइटेरिया 6 के अंदर शामिल किया जाता है। वैसे लिखो मत यार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 6 कल्चरल और 4 नेचुरल क्राइटेरिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है वो इनके अंडर क्वालिफाई किया हुआ है। अभी मत लिखो इसके अंदर। अच्छा, इंडिया के अंदर करंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें तो भारत के पास टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। लिख लो भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा 34 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अभी के अभी, नहीं पता तो वीडियो को पॉज करके सर्च करके अभी आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। राइट, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टेट का नाम लिखना पहले, उसके आगे लिखना कि आपकी स्टेट में कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। राइट, तो आपकी स्टेट की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेंट बॉक्स पे लिख डालो। और एक बार कमेंट बॉक्स पे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लेना, जिससे कि आपको दूसरे की स्टेट की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में भी एक आइडिया लग जाए। और एग्जाम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी आती हैं, जो न्यूज में रहती हैं, ठीक है, मेनली। तो ये चीज भी ध्यान में रहे। वैसे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक अच्छी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी कमेंट नहीं करना तो साइड में मेरा क्वेश्चन जो है वो लिख लो और उसको स्टार मार्क करो कि इसका आंसर आपको ढूंढना ही है आज। और जितने भी मैं टास्क देता हूँ भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप कवर करके रखा करो, आप ही का उसमें फायदा होगा। तो महाराष्ट्र के अंदर 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इनसे रिलेटेड 80% से ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आते ही अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव याद आ रहा है। तो अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सीएसटी, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंजेम्बल मुंबई के अंदर है। 2018 में इसको दर्जा दिया गया था। इससे रिलेटेड भी एक बार क्वेश्चन जो है वो आया था। गोथिक साइट किन की साइट है, किन का स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर वेस्टर्न घाट्स नेचुरल साइट है, ये 2012 में इसको शामिल किया गया। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इससे रिलेटेड नोट्स। ठीक है, नेचुरल साइट में भी वेस्टर्न घाट ये सब लिख लेना। ठीक है, अब जो अभी हमने मराठा किलों की बात करी तो इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो यार, किलों को रीजनल मटेरियल्स से बिल्ड किया गया है, यानी कि वहां पे आसपास में जो चीजें मौजूद थी, मटेरियल्स थे, उससे इसको बनाया गया जो लोकल टेरेन के अकॉर्डिंग इजीली ब्लेंड हो सके। मराठास ने एक मल्टी टीयर्ड फोर्टिफिकेशन स्ट्रेटजी डेवलप करी। इनने एक हिल फोर्ट बनाए, आइलैंड फोर्ट बनाए और कोस्टल फोर्ट बनाए। हिल फोर्ट जो थे वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे। आइलैंड फोर्ट्स जो थे वो नेवल डिफेंस के लिए बनाए गए थे। और कोस्टल फोर्ट्स जो थे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बनाए गए थे। इन किलों
का गुरिल्ला वॉरफेयर में जो है वो बड़ा रोल भी था। ठीक है। तो यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस मिलना मराठा फोर्ट्स का ग्लोबल प्रमोशन और कंजर्वेशन करेगा। टूरिज्म और फंडिंग बढ़ने से इन हिस्टोरिक साइट्स का प्रिजर्वेशन और भी बेहतर होगा। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने से मराठा मिलिट्री हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज की एप्रिसिएशन बढ़ेगी। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम में इंटीग्रेशन से इंटरनेशनल कॉपरेशन मिलेगा, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हेरिटेज साइट्स को मेंटेन करने में मदद करेगा। तो देखो, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और मराठा फोर्ट्स गाइस सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है, बल्कि एक पावरफुल मिलिट्री स्ट्रेटजी का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस अगर इनको मिलता है, तो भारत के लिए एक और बड़ा अचीवमेंट ये होने वाला है। तो ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर बनेगा ही बनेगा। 80% से ज्यादा चांसेस है। राइट। और ऑब्वियस ही बात है कि हर साल यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई एक आध दो दो तो फंस ही आते हैं। तो इस पर अच्छे से जो है वो कमांड रखो, स्पेशली इनकी लोकेशन पर, साइट्स पर। और मराठा एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया म्यांमार बॉर्डर एंड फ्री मूवमेंट रिजीम का टॉपिक। आओ इस पर जो है वो हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है कि म्यांमार के अंदर स्थिति जो है वो बड़ी खराब है ना। ऊपर से ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, ये भी आपको जो है वो समझना जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पहले ये समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1643 किलोमीटर की इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंस करने और फ्री मूवमेंट रिजीम को रिकंसिडर करने का प्लान अनाउंस किया है। यह डिसीजन स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए काफी सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल बन गया है। ये चिंता है सिक्योरिटी के खतरे को लेकर, इलीगल माइग्रेशन को लेकर, ड्रग स्मगलिंग को लेकर और इंसर्जेंसी एक्टिविटीज को लेकर। ये स्टेप एक्ट ईस्ट पॉलिसी और रीजनल स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो आपको सुनना है। राइट। तो अभी अभी के लिए सिर्फ इतना डाल दो, फ्री मूवमेंट रिजीम डैश इंडिया म्यांमार, फ्री मूवमेंट रिजीम डैश इंडिया म्यांमार। तो देखो यार, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा। इंडिया म्यांमार का हिस्टोरिकल कनेक्शन, एक ट्रीटी है यंडाबू की ट्रीटी। राइट, ट्रीटी ऑफ यंडाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी। 1826 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो ट्रीटी ऑफ यंडाबू जो हम लोग को देखने को मिलती है 1826, इसके बाद इंडिया और म्यांमार के बीच बाउंड्री डिफाइन की गई। क्या क्या डिफाइन की गई? बाउंड्री डिफाइन की गई। आज की डेट में जो इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर्स है ना, वो बनाई गई थी ट्रीटी ऑफ यंडाबू के तहत। और ये प्रीलिम्स में आ सकता है, जिनको याद नहीं है, जिनको पता नहीं है, जिनके नोट्स में नहीं है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, वो डाल दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के समय पर बताई जाती है, पढ़ाते समय। और इस संधि की वजह से कॉमन एथनिक और कल्चरल कम्युनिटीज डिवाइड हो गई। क्या? जो कॉमन एथनिक और कल्चरल कम्युनिटीज थी, यानी कि अब देखो बाउंड्री बन गई, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस पार और इस पार के जो लोग जो थे, जो एक समय पर सिंगल जमीन जो है वो शेयर करते थे, अब उनके बीच में क्या हो गया? डिवीजन हो गया। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटीज जो है वो डिवाइड हो गई। जैसे नागा, कुकी, चिन, मिजो ग्रुप, जो अब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और म्यांमार में अलग अलग बसते हैं। इसलिए तो कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर म्यांमार से जो है वो खतरा इसी चीज का है, क्योंकि इस पार हमारे साइड वाले लोग भी और उन तरफ वाले लोग भी जो है वो एक कॉमन बैकग्राउंड जो है वो शेयर करते हैं। और जो जब कॉमन बैकग्राउंड शेयर होता है, तो दोनों के इंटरेस्ट कॉमन रहेंगे। और जब इंटरेस्ट कॉमन रहेंगे, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं। और वहां पर प्रॉब्लम चल रही है मिलिट्री रिजीम, आपको पता है ना, मिलिट्री कूप हम लोग को देखने को मिला कि वहां पर हो गया म्यांमार के अंदर। रोहिंग्या के क्राइसिस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, याद आ रहा होगा आपको। तो वहां पर लोगों को मारा गया था बहुत। राइट, ढूंढ ढूंढ के मिलिट्री ने जो है वो काफी सारे एथनिक ग्रुप्स को मारा। तो इस तरफ वाले लोग इमोशनल हुए, इस तरफ वाले लोग इमोशनल होंगे, तो क्या करेंगे? वो वहां के लोगों को इलीगली यहाँ पे बुलाना शुरू करेंगे, या उनको वेपन्स देना शुरू करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज होंगी, तो वो कितना सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है कि नहीं? तो ये चीज। तो मिजोरम और म्यांमार में, मणिपुर और नागालैंड में अलग अलग ग्रुप्स जो है वो बसने लगे। राइट। और कुछ जगह पर बॉर्डर विलेजेस और इंडिविजुअल हाउसेस भी डिवाइड हो गए। राइट, गांव गांव के गांव जो है वो आधे आधे स्प्लिट हो गए बॉर्डर बनने के कारण। तो ये हुआ ट्रीटी ऑफ यंडाबू के तहत, कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो है वो एक
बाउंड्री जो है वो खिंच गई। फिर क्या होता है, एक फ्री मूवमेंट रिजीम है। ये क्या है, तो 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी ये, जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। पॉइंट नंबर 1, 2018 में इंट्रोड्यूस हुई, पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इसमें बॉर्डर रेसिडेंट्स यानी कि बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं, इनको वीजा के बिना 16 किलोमीटर अंदर ट्रैवल करने की परमिशन दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स इसके थ्रू फैसिलिटेट किया गया और अलाउ किया गया कि जो बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं, वो 16 किलोमीटर एक दूसरे कंट्री में रह वो जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। वेरी इंपॉर्टेंट, इसने अलाउ कर दिया कि बॉर्डर पर रहने वाली जो भी रेसिडेंट्स हैं, एक दूसरे साइड यानी कि एक दूसरे की बॉर्डर में 16 किलोमीटर तक डेप्थ तक जो है वो अंदर तक जो है वो जा सकते हैं। एक स्पेशल बॉर्डर पास सिस्टम इसके लिए लॉन्च किया गया था, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। राइट। इसमें मेंशन नहीं है, आप जो है वो लिख लेना। अच्छा, ये लिखा भी तो हुआ है। एक बॉर्डर पास हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो 1 साल के लिए जो है वो वैलिड होता है, और हर विजिट में मैक्सिमम 2 वीक स्टेड अलाउड होता है। यानी कि इसके अंदर 2 हफ्ते के लिए आप हर विजिट में जो है वो स्टे कर सकते हो। ये पूरे फैक्ट्स लिख लेना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ट्रीटी ऑफ यंडाबू से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब इन चीजों का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लोकल ट्रेड, हेल्थ केयर, एजुकेशन प्रमोट करना, इंडिया और म्यांमार के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन को और मजबूत बनाना। और आपको बता दें, इंडिया और म्यांमार के बीच टोटल 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं। अब इसमें आपको मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, इनसे बॉर्डर जो है वो होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी स्टेट्स के साथ म्यांमार की बॉर्डर टच करती है। और फिलहाल तो सिर्फ 10 किलोमीटर की फेंसिंग कंप्लीट हुई है, जो सिक्योरिटी के खतरे को जो है वो बढ़ाती है। तो फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR, जो हम लोग को देखने को मिलता है, उस पर दोबारा से विचार क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो देखो यार, एक तो सिक्योरिटी को लेकर इसमें बहुत खतरा है, बताया जा रहा है। अनरिस्ट्रिक्टेड इनफिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन इससे बढ़ रहा है। स्पेशली चिन, नागा और रोहिंग्या कम्युनिटीज यहां पर आती आ रही है इंडिया के अंदर। कई बार ड्रग स्मगलिंग के केसेस और इवन आर्म्स ट्रैफिकिंग के केसेस भी देखने को मिले, यानी कि वेपन्स वगैरह जो है वो बॉर्डर क्रॉस करवाए गए। तो म्यांमार बॉर्डर से नार्कोटिक्स और वेपन्स का इलीगल ट्रेड हो रहा है। मिलिटेंट एक्टिविटीज, इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर कांगली कांगली पक कम्युनिस्ट पार्टी, लेमखेल, KCP, लेमहेल जिसको हम लोग बोलते हैं। राइट। तो ये लोग जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा इधर उधर मूव कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गांव वालों को, है ना, अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। फिर मणिपुर और मैतेई कुकी जू कॉन्फ्लिक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो 2023 से चल रहा है। मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इस क्षेत्र में, आपको पता होगा, उसकी वजह से यहां पर टेंशन और बढ़ रही है। मणिपुर सरकार म्यांमार से हो रहे इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल करने में असफल होती जा रही है। आसाम के NRC जैसे सिटीजनशिप वेरिफिकेशन डिमांड कर रही है। यानी कि जैसे कि आसाम के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ना कि NRC, जिसको लेकर टेंशन भी बहुत ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी, तो वैसे ही जो है वो डिमांड जो है वो ये लोग भी जो है वो कर रहे हैं। मणिपुर भी जो है वो कर रही है कि भाई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो, जो आपने आसाम के अंदर करवाया वैसे हमारे यहाँ भी करवाओ, जिससे कि मणिपुर के अंदर इलीगल माइग्रेंट्स को भगाया जा सके, उनको डिपोर्ट जो है वो किया जा सके। कोविड-19 लॉकडाउन जो हुआ था उसके बाद FMR सस्पेंड कर दिया गया, जो म्यांमार मिलिट्री कूप 2021 में जो देखने को मिला उसकी वजह से और एक्सटेंड हो गया। तो आज की डेट में FMR जो है वो बंद है, सस्पेंडेड है। तो ये जहां पर आपने FMR के नोट्स बनाए वहां पर ये भी डाल दो कि इसको सस्पेंड कर दिया। उसके पीछे दो रीजन है, कोविड-19 लॉकडाउन और दूसरा म्यांमार कूप। म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री रूल जो आया है ना, तो उसके कारण से हमने इसको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब विचार किया जा रहा है कि इस पर दोबारा से इसको खोले या नहीं करें। तो म्यांमार का इंटरनल सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया में लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। जो मैंने आपको बताया कि वहां पर जो लफड़ा चल रहा है, उससे लोग जो है वो इस तरफ बॉर्डर के इस तरफ इंडिया में जो है भाग भाग कर आ रहे हैं। सितंबर 2022 में मणिपुर सरकार ने 5500 म्यांमार नेशनल्स को बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग के बाद डिपोर्ट कर दिया। मतलब हम लोग ने पकड़ा भी था, मणिपुर सरकार ने काफी सारे लोगों को पकड़ा, 5500 लोगों को पकड़ा और वापस म्यांमार भेज दिया कि भाई जाओ वापस, क्यों यहाँ पर आ रहे हो तुम लोग।
राइट, क्योंकि यहां पर आओगे, यहाँ के रिसोर्सेज खराब करोगे, और यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स अगर रहेंगे तो दिक्कत हमारे लिए ये होगी कि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। राइट। और दूसरी बात, ये लोग खुद परेशान होंगे, इनको सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी स्कीम का बेनिफिट तो इंडियन सिटीजन को मिलेगा ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है, FMR को लेकर मणिपुर क्या कहती है, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने अपोज किया है इसको, FMR को, क्योंकि उनका कहना है कि मीजोज और चिन कम्युनिटी एक शेयर्ड एथनिसिटी है, और ये बॉर्डर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्रिएशन था। तो आप जो है वो इसको एकदम से बंद मत करो, इसको चालू रहने दो। राइट, बट ऑब्वियस ही बात है कि इसमें सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करो। और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि FMR जो है वो कंटिन्यू रहे, जो मैंने भी आपको बताया। नागालैंड सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, पर नागा स्टूडेंट फेडरेशन, NSF और FMR, NSF ने FMR स्क्रैप होने का अपोज किया कि भाई इसको मत बंद करो। तो ये नागा स्टूडेंट फेडरेशन का कहना है कि हिस्टोरिकल नागा टेरिटरी, चिंडविन नदी यानी कि म्यांमार के अंदर एक नदी है, और वहां पर एक सरस्वती माउंटेन है नागालैंड के अंदर, इस तक एक्सटेंड होती है। तो ये लोग एक शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशनल रिलेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो देखो, कुछ लोग कह रहे हैं इसको बंद कर दो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ लोग कह रहे हैं भाई इसको चालू रखो, क्योंकि भाई लोग आपस में जो है वो कनेक्टेड है हिस्टोरिकली। तो इंडिया और तो अभी देखो इस पर विचार चल रहा है कि क्या जो है वो किया जाए। बट ऑब्वियसली बात है, यू नो अबाउट इट, कि नेशनल सिक्योरिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और म्यांमार के अंदर जब तक कि ये सिचुएशन सही नहीं हो जाती, क्योंकि पहले तो था ना यार, पहले तो चल रहा था FMR, बट जब तक सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं होगी तब तक इसको बंद ही रखा जाए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब देखो सरकार जो है वो क्या करती है, वो आगे चल के आपको पता लग ही जाएगा। बाकी इस टॉपिक के अंदर FMR क्या है वो आपको मेनली पता होना चाहिए, वो मेन टॉपिक था आज के इस टॉपिक का। देखो, इंडिया म्यांमार के रिलेशन की बात करें तो 1951 की इंडिया म्यांमार ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ने बायलैटरल रिलेशन का बेस सेट किया। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन आपके GS पेपर 2 के अंदर आता है, उसमें आपको ये पूरी चीज पढ़ाई जाती है। तो उसके नोट्स आपके ऑलरेडी आपके GS में बनेंगे, अभी के लिए सुन लो। इंडिया म्यांमार की चौथी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया म्यांमार पार्टनरशिप में कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, कालाधन प्रोजेक्ट सिंपली इसको जो है वो कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, और आनंदा टेम्पल का रिस्टोरेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में। इवन इंडिया ने म्यांमार को ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड किया है, नेचुरल डिजास्टर जब हुआ था, जैसे साइक्लोन मोरा 2017 में, शान स्टेट अर्थक्वेक 2010 में, इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हुआ था यांगोंग 2017 के अंदर, तब भी हमने जो है वो म्यांमार की बहुत ज्यादा सपोर्ट करा करा था। फिर इसके अलावा गाइस देखो, बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव करना होगा हमें, ताकि इलीगल मूवमेंट किसी भी प्रकार से जो है वो अलाउड ना हो। राइट, और सिर्फ लीगल पासेस के थ्रू ही लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर सकें। और फिर हम लोग को फेंसिंग सेलेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जो कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज को अफेक्ट ना करे। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड इंप्रूव करना होगा, ताकि इंडिया और म्यांमार के रिलेशन स्ट्रांग रहे। कल्चरल और रिलीजियस एक्सचेंज बढ़ाने चाहिए, जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करेगा। और एक स्ट्रक्चर्ड रेफ्यूजी पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए, जो ह्यूमन राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी को का बैलेंस रखे। और मिजोरम का एथनिक सॉलिडेरिटी मॉडल फ्यूचर क्राइसिस के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। इवन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि म्यांमार का पॉलिटिकल लैंडस्केप स्टेबल हो और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है वो हो सके। तो ऑब्वियस ही बात है, वी ऑल्सो वांट कि म्यांमार के अंदर जो है वो दोबारा से जो है वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो आए, मिलिट्री कूप जो है वो बंद हो। और जब तक यहाँ पर टेंशन रहेगी तब तक तो दरवाजे बंद रखना ही सही है, तब तक फ्री मूवमेंट रिजीम पर बात नहीं करनी चाहिए। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एक बार पूछना उनसे ये फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है। तो यही डिफरेंस है भाई, यही डिफरेंस है, द वे हम आपको रेडी करते हैं, क्योंकि उसमें हम आपको एक ऐसी अप्रोच जो है वो प्रोवाइड कराते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए ही बस इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको सिलेक्टिव चीजें जो है वो कवर करवाई जाती है, ऐसा नहीं कि पूरा भर भर के पूरी चीज कवर करवा दें। सेलेक्टिव चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन में जिससे आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ वही चीजें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का। आज थोड़े ज्यादा टॉपिक है तो फटाफट अपन चीजों को करेंगे। करप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आएगा। पहले तो ये इंडेक्स क्या बोल रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 रिलीज किया, लिख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन बनते हैं कि किसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज हुआ। कितनी कंट्रीज, ब्रैकेट में लिख देना, 180 कंट्रीज का इंडेक्स तैयार हुआ है, ये रैंकिंग हुई है 180 देशों की, जो पब्लिक सेक्टर में करप्शन के लेवल पर बेस्ड होती है कि यार, अब ऑब्वियसली करप्शन हो रहा है तो पब्लिक सेक्टर की बात होगी यहां पर मेनली, तो ये लिखना नहीं अलग से। इंडिया की रैंक आई है 93 और स्कोर आया 39, जो 2022 के 85th रैंक और स्कोर 40 से नीचे गिर गया। तो इस साल हमारी रैंक जो है वो नीचे हुई है। स्कोर के साथ चीजें लिख लेना, स्टेट पीएससी कई बार जो है वो स्कोर के साथ डिटेल में चीजें पूछ लेती हैं। और डेनमार्क टॉप पर है जिसका स्कोर 90 है, और सोमालिया सबसे नीचे स्कोर 11 के साथ, ये भी चीज लिख लेना। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड टॉप पे, सोमालिया सबसे बॉटम पे। समझ रहे बात हो? ग्लोबल करप्शन ट्रेंड बता रहा है कि 2/3 देश 50 से नीचे स्कोर कर रहे हैं, जो एक सीरियस मुद्दा है। 2/3 देश, यानी कि बहुत ज्यादा करप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। सोचो आप। तो आओ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको डेवलप करती है, जो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। पब्लिक सेक्टर में करप्शन को एनालाइज किया जाता है, और स्केल इसका 0 to 100 तक होता है, ये लिख लेना भाई। स्केल 0 to 100, 100 मतलब वेरी क्लीन, 0 मतलब हाईली करप्ट। जो 0 के नजदीक होगा वो करप्ट है, जो 100 के नजदीक है वो क्लीन है। हमारे हमारा स्कोर कितना है देखो, 39। करप्शन तो है ही, आपको मार्केट में दिखता ही है, बताने की क्या जरूरत। इसी चीज को तो इंप्रूव करना है। जब आप मेंस में लिखोगे ना करप्शन से रिलेटेड टॉपिक और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये फैक्ट लिख दोगे, एक स्टूडेंट ने बीच में पूछा था, सर करंट अफेयर्स मेंस में कैसे यूज करें, ऐसे ही करना है भाई, कि अकॉर्डिंग टू वे फॉर्म में लिखो कि वी हैव टू इंप्रूव द रैंकिंग इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन ऑफ परसेप्शन इंडेक्स करेंटली। अगर आपको आंकड़ा याद नहीं आ रहा कि कितनी रैंक है, देखो गलत मत लिखना कुछ। फैक्ट फैक्ट्स अगर आपने गलत लिख दिया ना तो आपने मिट्टी पलीत कर दी भरी है, समझ लो। फैक्ट किसी को गलत नहीं लिखना है। फैक्ट नहीं आ रहा तो घुमा के लिख दो, बोल दो कि राइट नाउ वी हैव अ वेरी लो स्कोर इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एंड वी हैव टू इंप्रूव अवर स्कोर। हमारे हमें अपने स्कोर को इंप्रूव जो है वो करना है। बस इस तरीके से लिखो और डेटा डाल दो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमें इंप्रूव करना है, तो ये आ गया आपका करंट अफेयर्स का एक। समझे आप? ऐसे यूज करना है। ये लिख लेना 0 to 100, ये कभी कभी वाली चीज भी ये लोग जो है वो पूछ लेता है। और करप्शन के ट्रेंड को समझने में ये हेल्प करती है इंडेक्स। गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्टिस सिस्टम पर करप्शन का इंपैक्ट दिखाती है। पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करती है, पता लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कि किस कंट्री की स्थिति क्या है करप्शन के मामले में। तो यही इंडेक्स जो होते हैं वो तो इन्वेस्टमेंट को जो है वो रोकने लगते हैं फिर, राइट। ऐसी चीजें ही इन्वेस्टमेंट को जो है वो रोकती है। देखो इकोनॉमिक्स के साथ अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। भाई एक कंट्री के अंदर ज्यादा करप्शन होगा तो आपको लगता है कि वहां पर एमएनसीज वगैरह टिकेंगी या स्टैब्लिश होंगी, या कोई वहां पर पैसा लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कल को ये लोग करप्ट करप्ट होकर पॉलिसी चेंज कर दे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। दैट्स वाई इंटरनेशनली हम लोग को अपनी डिमांड अगर क्रिएट करनी है तो करप्शन को खत्म करना ही पड़ेगा। चलो पूरे दुनिया भर की स्थिति देख लें। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड जिनका स्कोर बेस्ट रहा है, बेस्ट परफॉर्मर, बॉटम में सोमालिया, सीरिया, साउथ सुडान। वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन यूनियन अब तक के हाईएस्ट स्कोरिंग रीजन्स में है। चाइना की रैंक 76 है, अभी भी एंटी करप्शन कैंपेन चला रहा है, पर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी की कमी जो है वो दिख रही है। बट यार देखो चाइना पे तो मैं उसकी रिपोर्ट पे बिलीव नहीं करता यार, मैं सच बताऊं तो मुझे चाइना के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि चाइना अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो गलत बताता है, गलत प्रस्तुत करता है, एक गलत तरीके से जो है वो अपने आप को दिखाता है। साले के आप वैसे ही वन पार्टी सिस्टम में पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, और वो क्लोज्ड रखता है पूरी चीजें अपनी, छुप छुप के पूरी चीज करता है। इंटरनेशनली कोई चीज जो भी लीक होती है वो उसके बहुत ही मतलब जानबूझ के खुद ही लीक करवाता है ये। इसको पता होता है जो है वो क्या चीज पहुंचानी है क्या चीज नहीं पहुंचानी। तो चाइना की मैं आंकड़ों पर कभी बिलीव नहीं करता हूं। फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक करप्शन और वीक जस्टिस सिस्टम के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। ये बात तो सच ही है कि भाई
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पब्लिश की जाती है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा, ये लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें यही चीज है वो सजेस्ट किया जा रहा है कि करप्शन लेवल और एक्सेस टू जस्टिस के बीच में कनेक्शन है। ऑब्वियस सी बात है कि जो पैसे वाला है उसने जो है वो सामने वाले करप्टेड ऑफिसर की जेब भरी और निकल गया वो आगे। और जिसके जो विक्टिम रहा है, जो बेचारा जिसके साथ जो है वो जुर्म हुआ है, उसके साथ जो है वो अत्याचार हो गया एक प्रकार से, उसको न्याय ही नहीं मिला, क्योंकि जो क्रिमिनल था उसने पैसे देके आगे बढ़ गया, है ना। तो ये रिलेशन तो रहता ही, आप जानते हो उस चीज के बारे में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है इस इंडेक्स में। तो इंडिया की रैंक 93 है, स्कोर 39 है, जो 2022 के 85th रैंक से नीचे आ गया है। तो चिंता वाली बात यह है कि नीचे क्यों आया। देखो यार, कुछ ऐसे कानूनी चेंजेस हैं जो फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, ये चीज बताई गई। अब फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 का सही तरीके से उपयोग जो है वो नहीं हुआ। यस। तो ये चीज जनरल स्टडी से जब आपकी डेवलप होगी, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ने से डेवलप होगी, प्रॉपर कोर्स में जो चीज समझाई जा रही है उससे जो है वो डेवलप होगी, और उसको आप रेगुलर बेसिस पर यूज करो, कोई भी टॉपिक आता है तो उस हिसाब से। फिर उसके अलावा पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन में रेड टेपिज्म और करप्शन है। रेड टेपिज्म का मतलब पता है? फाइल आगे नहीं बढ़ती, फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो कंपैरिजन करें पिछले सालों से तो 2021 में रैंक 85 थी, 2022 में रैंक 85 थी, फिर 2023 में रैंक जो है वो 93 अभी लेटेस्ट वाली देखने को मिल रही है। तो रैंक जो है वो गिरी है, और इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे नेबरिंग स्टेट को भी देख लो, पाकिस्तान की 133 रैंक है, श्रीलंका की 115 है, बांग्लादेश 149, चाइना 76 पर हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है। साउथ एशियन नेशन करप्शन को कंट्रोल करने में अभी भी पीछे है। इंडिया को जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने पर फोकस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल सी चीज है यार, जजेस की टेबल के सामने ही करप्शन होता है। कभी जाओ कोर्ट में, कोर्ट में जाके देखो, बाबू लोग खुद से जो है पैसा मांगते हैं। बाबू लोग को खुश करोगे जो सामने बैठे रहते हैं, क्लर्क कोर्ट के, देखना जिनके पास फाइलें होती हैं। तो कैदी लोग, मैं तो कई बार गया हूं, मेरा तो आना जाना लगा रहता है कोर्ट में। पर्सनल केसेस में भी गया था, और कई बार दूसरों के केसेस में भी जाना पड़ता है। कई बार कुछ अधिकारियों के साथ चले जाता हूँ, कोई अच्छा केस मामला जो है वो आता है, या फिर कई बार जो नामी जामी क्रिमिनल वगैरह होता है तो उसको देखने के लिए चले जाता हूँ कि साला देखें तो ये क्रिमिनल लोग कैसे दिखते हैं। फिर अपने आप से कंपेयर करता हूँ, है यार ये क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इसमें, ये डेवलप करो। तो वो चीज एटीट्यूड होता है भैया क्रिमिनल लोगों का, अलग लेवल का। बट उससे खतरनाक एटीट्यूड होता है बड़े ऑफिसर का, आईपीएस। जब वो घुसता है रूम के अंदर तो अलग ही दिखता है कि शेर आ गया भाई, क्योंकि उसको पता है कि कितना भी बड़ा गुंडा हो जाए, उसको तो चप्पल उतार के उसके सामने खड़े रहना है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ आईपीएस। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का कितना पैसा हो, या दिस इज द पावर ऑफ आईएएस, एसडीएम, डीएसपी। कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितना पैसा हो, किसके पास कितनी पावर हो, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी। जब आप घुसोगे तो ये जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको खड़ा हो जाना पड़ेगा। बट हाँ, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। करप्टेड लोगों के सामने ये लोग खड़े नहीं होते, बल्कि और बैठे रहते हैं स्टाइल में, क्योंकि उनको पता है कि मुंह पे पैसा फेंकेंगे और सामने वाला जो है वो हाथ जोड़ने लगेगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि मुंह पे पैसा खाना है, क्योंकि आपको ये मौके मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। और जहां आपने मुंह पे पैसा खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सबके अपने अपने जो है वो चॉइसेस होती हैं। बट सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे बेटा। सामने वाले व्यक्ति आपको ऐसा नचाएगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है यार, मैं खुद ऐसे बिजनेसमैन के साथ जो है बैठा हुआ हूं, जो मुंह पे ऑफिसर्स को गालियां बकते हैं कि अभी तेरे को समझ में नहीं आ रही, अब तेरे को बोला है इतनी समय से काम नहीं हो रहा क्या, मुंह पे। और वो, अरे सर करवाता हूँ सर। क्यों बोल रहा है वैसा? क्योंकि उसने पैसा खाया हुआ है, उसकी नीयत खराब है। और कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं कि सामने वाला जब ऑफर करे तो वही खींच के देते हैं लपाड़ा। ये अपनी जबान ही इतनी तीखी बोलते हैं कि सामने वाले की हालत टाइट हो जाती है कि किससे बात कर रहा है वो। तो वही है कि आपको अपना एटीट्यूड कैसे बनाना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। और इसमें बताऊं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट बताऊं किसको मिलती है? अपने पेरेंट्स को। व्हेन यू बिकम स्ट्रिक्ट ना,
तो रिस्पेक्ट जो होगी वो आपकी अपब्रिंगिंग की होगी, है ना। इसमें ये एक सोसाइटी का थोड़ा खेल है, भले ही कई कई केसेस में ऐसा भी होता है कि अपब्रिंगिंग अच्छी होती है, लोग पैसे को देख के थोड़ा लालची हो जाते हैं, है ना, वो केस भी होते हैं। बट क्योंकि मैंने यहां तक जितनी भी टेबल्स पे ऑब्जर्व किया है मेरे सामने, तो वो यही है कि जब स्ट्रिक्ट ऑफिसर वगैरह रहता है ना, तो उसको जो है वो हमेशा उसका बैकग्राउंड चेक में जो है वो यही चीज मेंशन जो है वो की जाती है कि वाह यार, इसको कितने एथिकल तरीके से पाला गया है, और उसको एग्जैक्टली जो है वो पता है कि इस चीज को जो है वो करने से किन लोगों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि व्हेन यू टेक मनी फ्रॉम समवन, तो आप कहीं ना किसी बेकसूर को जो है वो परेशान कर रहे हो, जाने अनजाने दोनों में। एनीवेज, दैट यू हैव टू डिसाइड। मेरा काम है सिर्फ बताने का, बाकी आई एम विथ यू इन ईच एंड एवरी सिनेरियो। आई नो द लूप होल्स ऑल्सो कि हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, बट मजा तभी आता है कि जब आप फेयर रहते हो। बोलते ना कि जब दाग नहीं है इंसान के नीयत में, तब आता है मजा, तब उसको कोई नहीं तोड़ सकता फिर। पैसा क्या है बॉस, पैसा बहुत बड़ी चीज है, बट उसको गलत तरीके से कमाना इज नॉट गुड। पैसा को कमाने के लिए आपको अवसर मिलेंगे भाई, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इतने अवसर मिलेंगे कि आपकी फैमिली में जो आपके बेटर हाफ होंगे, राइट, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, या आपके पेरेंट्स या आपके कजिन्स, ऑफिसर बनने के बाद इन लोग की चांदी करवा दोगे आप। चांदी क्या, सोना क्या, डायमंड क्या, टाइटेनियम क्या, सब करवा दोगे भाई। मतलब इतना तरीके में वाली पोजीशन है ये, कि चीजें होने से पहले आपको जो है आइडिया रहेगा, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है वो लोगों को भेजोगे। और ऑब्वियस ही बात है, सिंपल, इस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो आपने घर के बच्चों को अब तक गाइड करना शुरू कर दिया होगा आपने, कि ये पढ़ो, इस तरीके से आगे बढ़ो, राइट। तो दिस इज, यही अक्सर आप सुनते हो ना, कि ये फलाना आईएएस का बेटा जो है वो आईएएस बन गया, ये फलाना आईपीएस का बेटा जो है, बेटी जो है वो आईएएस बन गई। क्यों होता है, किसान का बेटा भी बनता है, बट उसका बेटा जो या बेटी जो होंगी वो भी आईएएस आईपीएस या बड़ी रैंक पोजीशन पे जाएंगे। क्यों, बिकॉज यू डू द अपब्रिंगिंग लाइक दैट। यस, इसीलिए ये चीज जो है वो पॉसिबल होती है, क्योंकि जब आप एक एजुकेटेड रहते हो तो आपके आप जितनी भी पीढ़ियां होती है सब एजुकेटेड होना शुरू हो जाती हैं, बस आपको वो बैरियर तोड़ना है अपनी लाइफ में। अगर आपकी आपकी पूरी फैमिली में कोई नहीं है आईएएस आईपीएस, तो आप उस चीज को तोड़कर बन जाओ, फिर देखना लाइन कैसे लगती है। तो ये रैंकिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फैक्टर्स क्या क्या है भाई जिसके कारण करप्शन होता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से जुडिशियल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वीक किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा था कि नेताजी का कॉल आएगा तो क्या करोगे बेटा, है कि नहीं। तो वही चीज, प्रेशर, जुडिशियल मैनिपुलेशन, कोर्ट सिस्टम में करप्शन से जस्टिस डिले होता है। रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक डिलेस, करप्शन और ब्राइबरी को प्रमोट करते हैं। फाइल आगे बढ़ा दो, फाइल आगे बढ़ा दो, डेट आगे बढ़ा दो, डेट आगे बढ़ा दो, है ना। रेड टेपिज्म मैंने सबसे ज्यादा झेला है, मेरे परिवार ने सबसे ज्यादा झेला है कोर्ट कचहरी के मामले में। 14 साल बाद जो है वो जस्टिस मिला अभी जाके। मैंने आपको शायद आइडिया हो, पता होगा, 1 करोड़ 40 लाख की प्रॉपर्टी थी 2014 में पापा की, उसके साथ फ्रॉड जो है वो कर दिया था कुछ लोगों ने। तो मतलब प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से अपने नाम करा दी थी, और सोचो 14 साल हो गए उसके बाद जाके। हालांकि वी गॉट, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि हमारे पास तो सब एविडेंस है, बट उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोग जस्ट डेट आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनके पास अधिकार भी है, राइट। डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कई बार एविडेंस का इधर उधर कर दिया, पैसे तो उनके भी बहुत लगे हैं, ऐसा नहीं है, एविडेंस इधर उधर कर दिया, थोड़ा और टाइम मिल जाए जिससे उनको, या कभी एप्लीकेशन डलवा दी कि बीमार है, कुछ भी, मतलब अलग अलग चीज है। तो ऐसे करके सोच 14 साल निकाल दिए, 12 साल निकाल दिए, 12 नहीं 14 ही हो गए ना कितने। 2014 में जो है वो केस फाइल हुआ था, 11 साल, है ना। 2000 अभी 25 में आया इसका पूरा अपने नाम पे वापस हो गई। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड तो होता है। और इस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी यार, मजा आया। जजेस को भी देखा, जजेस से बात भी करी, मजा आता है, क्योंकि भाई देखो, आपका और आपकी पर्सनालिटी ऐसे होनी चाहिए कि ऑफिसर जो है वो आपको देखकर, क्योंकि ऑफिसर टू ऑफिसर की एक लिंक क्रिएट रहती है कि पता रहता है कि अच्छा ये सेम टेम्परामेंट का, सेम माइंडसेट का है। इसलिए तो आप जो है आज की डेट में, जब से आप तैयारी अपने करना शुरू किया है, आपको अच्छे टेम्परामेंट वाले लोग ही समझ में आते होंगे।
जिनका माइंडसेट स्ट्रांग है। वीक माइंडसेट वालों को आप लगता होगा यार तुच्छ आदमी है, ये सच है। जैसे आप लोग सुनते हो ना कि मिलिट्री वाले जो हैं वो सिविलियन को तुच्छ मानते हैं, या अच्छी ब्लडी सिविलियन, है कि नहीं? यस, दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू। आपका बेसिकली इंटरेक्शन होगा सिविलियन से, इसलिए आप एकदम ब्लडी सिविलियन नहीं बोलोगे, आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं होगे, इतने रिजिड नहीं होगे, बट आप एक दूरी बना के जरूर रखोगे। और आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए एक ऑफिसर की, इसलिए आज से ही अपने ग्रुप्स में सिर्फ उन्हीं उन्हीं लोगों को रखो जिनका टेम्परामेंट हाई है। जो लोग बोलते हैं कि यार मुझे जो है वो आने वाले समय में 1 करोड़ महीना कमाना है, तो उसका हाई टेम्परामेंट है, उन लोगों के साथ दोस्ती यारी नहीं करनी है अब आपको, कि जिनको चाहिए अरे अपना गुजारा हो जाए यार जैसे तैसे। अबे गुजारा तो कोई भी कर लेता है यार, एक भिखमंगा भी गुजारा कर लेता है कि नहीं? तो यू डोंट हैव टू बेसिकली सिट विद दीज पीपल जिनका माइंडसेट वीक है। अब से अपने आप को स्ट्रांग लोगों के साथ बैठना शुरू करो। नहीं है स्ट्रांग लोग, अकेले हो आप, अकेले अपने आप में केपेबल हो, मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन को ले रहे हो? तो वही अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो बॉस। तो ब्लैक मनी, वीक पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं कि जिसके कारण से करप्शन हो रहा है। और करप्शन का इंपैक्ट जो है वो किन किन एरियाज पर दिखाई देता है? शासन पे, गवर्नेंस पे, इकोनॉमी पे, जुडिशरी पे, सोसाइटी पे। इंडिया के प्रयास भी हैं करप्शन को जो है वो कम करने के लिए, लिख लो ये। इंडिया के क्या क्या प्रयास है करप्शन को जो है वो कम करने के लिए? तो लीगल प्रयास में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। स्टार मार्क आज का जो है वो आपका टास्क है कि आपको ये जितने भी कानून, लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना? तो ये पूरे जितनी भी चीजें हैं, ये जो लिखी हुई है यहाँ पर, इनको जो है वो आज के आज आप विकीपीडिया से जो है वो पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपने गवर्नेंस को जो है वो स्ट्रांग बनाना है, राइट। हमें किस चीज पर काम करना है? जुडिशरी के रिफॉर्म्स पर काम करना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म को बढ़ाने की जरूरत है। आरटीआई का बेटर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। डिजिटल गवर्नेंस, एआई बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम करप्शन कंट्रोल में हेल्प कर सकेगा। एथिकल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ऑफिसर को, समझाना पड़ेगा ऑफिसर को कि भैया ये सब मत करो, इन सबसे तुम्हारी इमेज खराब हो रही है। नॉर्मल सी चीज है, किसी से पैसा लोगे ना तो तुच्छ कहलाओगे, तुच्छ, क्योंकि सामने वाले को पता है अरे ये तो बिकता है साला, तो उसको फिर आपसे डर नहीं होगा। ये देखना यार, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। जब जेब में पैसा होता है ना, तो इंसान सबको खरीदने की पावर रखता है। और अगर आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि आपको साला कोई खरीद ही ना पाए, तो सोचो अंदर से कितना अच्छा लगेगा। अरे मैं इतना महंगा हूं, किसी की औकात नहीं खरीदने की, है कि नहीं? कि अगर आपको कोई खरीदने की कोशिश करे तो यू जस्ट हैव टू टेल दैट यू कांट अफोर्ड मी। बात वही होती है ना। मैं तो बोलता हूं बिक जाओ। कैसे बिको? सामने वाले ने अगर टैक्स की चोरी करी है, वो देखिए, वो उसका वो बहुत अच्छी मूवी लगती है वो, सिंह साहब दी ग्रेट। उसमें मूवीज भी अच्छा वो होती है, जैसे सिंह साहब दी ग्रेट में आपको एक आईएएस का वो दिखाते हैं कि करप्शन फ्री रहता है और उसको किस तरीके से मजबूर किया जाता है उसकी फैमिली को टारगेट करते हुए। देखना कभी मौका मिले, जिसने देखी है उसको पता होगा। उसमें एक सीन आता है जिसमें वो, क्या उसका नाम रहता है, भूतेश्वर ऐसा करके कुछ नाम रहता है विलेन का। तो वो आता है उसके सामने, और उसने टैक्स की चोरी की हुई होती है, मतलब टैक्स पे नहीं किया होता है। तो वो बोलता है कितने चाहिए आपको ये बताओ, तो जितना टैक्स का अमाउंट होता है वो दे देता है, बोलता है कि इतना भर तो हो गया, मेरे तो बस इतना ही चाहिए, और क्या तो चाहिए मुझे। अब नेता, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कल कि नेताजी का लड़का दारू पी के आया, 10,000 रुपए पट्टी मात्र, कोई बड़ी बात है क्या भाई? बट लोगों के लिए होती है, क्या होती है? ईगो। ये चीज भी आपको हैंडल करनी है। 10,000 रुपये मंत्रियों की बड़ी बात नहीं, 10 लाख भी बोलोगे तो उसके लिए उसके उसके बच्चे की एक नाइट पार्टी का जो है वो खर्चा होगा, ये 10 लाख रुपए। होता है काफी बड़े बड़ी जगह पर, आप बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को देखोगे, आप सेलेब्स के बच्चों को देखोगे, रातों रात में जो है वो एक 10-10 लाख रुपए कहाँ उड़ा देते पता नहीं लगता। बॉम्बे के अंदर मेरी टेबल का बिल बना था 1,73,000, 73,600 कुछ। मेरी खुद हालत खराब हो गई थी कि ये क्या हुआ, हम लोग सिर्फ 3 लोग थे। सोचो आप कि ये कोई बिल होता है टेबल का। फिर उस दिन समझ में आया कि भाई औकात तो है कि इतना बिल पे कर रहा है,
तो है, बट ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। वो तो समय समय का खेल होता है, जब पैसा आता है तो अपन दिल से जो है वो खर्च भी करते हैं, और जब नहीं होता है तो चुपचाप जो है वो क्लोजली बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं। और कब नहीं होने वाली तो स्थिति डेवलप ही नहीं होनी चाहिए भाई लाइफ में। बट किसी को धोखा नहीं देना, सही तरीके से सही मीडियम से जो है वो कमाओ, और अच्छी कमाई होती है। तो मैं आपको जो है वो यही बता रहा था, ईगो, 10,000 रुपये पट्टी। तो अगर कहा गया है कि कितने लेगे बता, तो सर 10,000 रुपये भर दो, हो गया, मेरे को 10,000 चाहिए, बस 10,000 रुपये लो, फाइन क्लियर कराओ, उसका पर्ची दो, उसको बढ़ाओ आगे। तो दिस इज द गेम यू हैव टू प्ले। कोई खरीदना भी चाहे तो बिको ना, जो डिमांड है उस कानून की वो डिमांड मांग लो, बस बात खत्म। बट वही तो दिक्कत है, 10,000 रुपये वाली बात नहीं होती, बात होती है औकात की भी, और कई केसेस में 10,000 की भी बात होती है। लोग सोचते हैं कि यार 2,000 में काम हो जाएगा, निपटा लो, होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक समझ में आया अच्छे से। अब देखो, ECOWS, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। न्यूज ये बता रही है बुर्किना फासो, देखो फटाक से मैप की तरफ देखो, जो आपने दीवार पर वर्ल्ड मैप बना के रखा है, बना के मतलब चिपकाया हुआ है वर्ल्ड मैप, और बड़ा सा इंडिया मैप रखा है ना सभी लोगों ने। जिन्होंने नहीं रखा, आज के आज या कल 1-2 दिन के अंदर चले जाओ, जहां पर पढ़ाई करते हो वहां पर बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा होना चाहिए, और एक बड़ा सा इंडिया मैप लगा होना चाहिए। देखो, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, ये कंट्रीज कहां पर है। ये तीन साहिल कंट्रीज ने ऑफिशियली इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट यानी कि ECOWS से एग्जिट अनाउंस कर दिया। ये डिसीजन रीजनल टेंशन और सैंक्शंस के बढ़ने के बाद आया। साहिल रीजन में जिहादिस्ट वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये कंट्रीज ECOWS से डिससेटिस्फाइड थी, और ये विड्रॉल रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए एक मेजर सेटबैक हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छे से लिख लो ये, कि किन कंट्री ने एग्जिट जो है वो अनाउंस जो है वो किया है, किससे अनाउंस किया है, इसको अंडरलाइन करना, इसी को हम लोग अभी आगे जाके जो है वो पढ़ेंगे। और एक चीज लिखना, इन कंट्रीज में एरो मार्क करके लिखना कि यहां पर इनके ऊपर हैवी सैंक्शंस इंपोज हो रहे थे, पॉलिटिकल आइसोलेशन चल रहा था, ये प्रॉब्लम्स है इन कंट्रीज की, वेस्ट अफ्रीका की। ये साहिल रीजन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर साहिल रीजन में जिहादिस्ट वायलेंस बहुत ज्यादा है और इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज्यादा है। तो अफ्रीकन कंट्रीज में इकोनॉमिक स्थिति तो है ही, और अफ्रीकन कंट्री में जिहादिस्ट या इस प्रकार के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह जो हैं, वो बहुत मिलिटेंट ग्रुप्स आप लिखोगे, ये बहुत बुरी तरह से जो है वो एक्टिवेटेड है, और बहुत नुकसान जो है पहुंचा रहे हैं। तो ये देखो, अफ्रीका रीजन के टेंशंस, प्रॉब्लम्स, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आओ, सबसे पहले तो ECOWS जो है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फुल फॉर्म के साथ लिखना, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, नाम से आ रहा है, वेस्ट अफ्रीका का एक ग्रुप है, और इकोनॉमी को स्टेबल करने का ग्रुप है ये, वेस्ट अफ्रीका के, सिंपली। तो वेस्ट अफ्रीका का एक मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप, जो मई 1975 में लागोस नाइजीरिया में स्टैब्लिश किया गया। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो डाल दो, ठीक है। रीजनल, अब देखो इसके नाम से ही आपको क्लियर हो गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं कि भाई वेस्ट अफ्रीका का ये ग्रुप है और ऐसा वैसा, है ना, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करने का ग्रुप है, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं। इसके अंदर 15 मेंबर्स को इंटीग्रेट करने का एम है, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नाइजीरिया के अबूजा में इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। ये भी चीज अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। फिर ये रीजनल पीस कीपिंग ऑपरेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को प्रमोट करता है, मतलब कि ये वेस्ट अफ्रीका जो है वो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो सके, बढ़ सके, तो उस पर इसका मेन टारगेट होता है। साहिल रीजन में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज हम लोग को बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। सवाल सबसे पहले तो ये आता है कि साहिल रीजन क्या है, तो अफ्रीका का एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है, जो सेनेगल से सूडान तक स्प्रेडेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे तो सिंपली ये पूछेंगे कि साहिल रीजन कहाँ का है, राइट, और उसमें ऑप्शन में लिखा रहेगा अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे आएगा, है ना। तो आपको अफ्रीका ध्यान में रखना है वैसे तो, बट फिर भी अगर डेप्थ में पूछे तो सेनेगल से सूडान के बीच के एरिया को हम लोग जो है वो साहिल रीजन बोलते हैं, और यहां पर जिहादिस्ट मिलिटेंट्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमी की स्थिति भी जो है वो बहुत गड़बड़ है इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र अपने काफी सारी चीजों के लिए जो है वो जाना जाता है। यहां पर आपको जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज
में रिच क्षेत्र देखने को मिलता है, ये भी लिखना। ऑयल, गोल्ड, यूरानियम, ये यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, बट यहाँ की सिक्योरिटी को खतरा बहुत ज्यादा है और यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम बहुत खराब है। साहिल रीजन, इस्लामिक मिलिटेंसी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, वीक गवर्नेंस बहुत कॉमन है। फ्रांस और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस को रिसेंटली साहिल से हटाया गया था, जो सिक्योरिटी के लिए और मेजर चैलेंज जो है वो बन गया। यहां से फ्रेंच ट्रूप जो है वो एग्जिट हो गई थी, और इवन पीस कीपिंग मिशन के जो पर्सनल थे, सोल्जर्स थे, उनको भी हटा दिया गया, तो और टेंशन जो है यहाँ पे बढ़ गई। अब देखो, ये जो बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इनके ऊपर पॉलिटिकल सैंक्शंस लगा दिए गए थे, राइट, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए थे। यहां पर स्ट्रिक्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क से ये डिससेटिस्फाइड थे कि भाई ऑलरेडी वहां पर लफड़ा चल रहा है इन कंट्रीज के अंदर, और आप हमें कमाने का ही मौका नहीं दे रहे हो, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दे रहे हो, तो हमें नहीं रहना, आपका पार्टी नहीं बनना। तो इन तीनों कंट्रीज ने मिलिट्री रूल, इन तीनों कंट्रीज के अंदर मिलिट्री रूल चल रहा है, पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए आपको। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ECOWS, इसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ये खिलाफ है, पहली चीज तो। और ये कंट्रीज वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक के अलावा नए रीजनल अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये सोच रही है कि दूसरे के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो। तो देखो, अब इनके हटने से चीजें हो क्या सकती है। तो ECOWS की पावर वीक हो सकती है, जो टेररिज्म और सिविल कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। साहिल रीजन में जिहादिस्ट ग्रुप का इन्फ्लुएंस और बढ़ सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यहां पर डिसरप्ट होगी। बुर्किना फासो, माली, नाइजर इंडिपेंडेंट मिलिट्री पैक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों जो है वो एक ग्रुप जो है वो बना सकते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के को चैलेंज करें, ये तीनों ग्रुप, राइट। तो ये भी चीज देखने को मिल सकती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बुरी तरह से इंपैक्ट हो सकता है साहिल क्षेत्र और ECOWS के बीच, जो जितने भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो जो है वो डिसरप्ट हो सकते हैं। दोनों कंट्रीज, बुर्किना फासो और नाइजर, इनके एक्सपोर्ट पर इफेक्ट होगा, क्योंकि रीजनल ट्रेड कॉरिडोर का ये पार्ट थी, जो अब अनसर्टेन हो गया है। यानी कि अब देखो, इनके हटने से ये बहुत टेंशन क्रिएट कर सकता है, राइट, यानी कि दूसरी कंट्री को ग्रो करने नहीं देंगे, तो ये बुरी तरह से इकोनॉमी को ठप करने का काम करेंगे, ये बड़ी टेंशन है। तो अफ्रीका की, मैं आज की डेट की सबसे बड़ी टेंशन आपसे पूछे तो आप ये मेंशन कर सकते हो, ये तीन कंट्रीज को याद रखना, बुर्किना बुर्किना फासो, नाइजर, और तीसरी कंट्री जो है वो कौन सी है, माली। ठीक है। साहिल कंट्रीज रशिया या चाइना के साथ अपने अलायंस क्रिएट कर सकती हैं। ये विड्रॉल दिखाता है कि ECOWS का कंट्रोल अब अनस्टेबल डेमोक्रेसी पर नहीं चल रहा है, क्योंकि यहां पर मिलिट्री रूल्स हैं इन तीन कंट्रीज में। यूनाइटेड नेशन और अफ्रीकन यूनियन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो क्षेत्र में शांति और डिप्लोमेटिक डायलॉग जो प्रमोट कर सकती हैं, UN और अफ्रीकन यूनियन, तो उसको ये चैलेंज करेंगे। तो इंडिया 2004 से ही ECOWS का एक ऑब्जर्वर रहा है, ये फैक्ट भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। 2004 से हम लोग जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस पर है, लिख लेना। और 2006 में इंडिया ने 250 मिलियन US डॉलर का फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड किया है, जो वेस्ट अफ्रीका के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज हुआ। ECOWS ने इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए भी सपोर्ट किया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप ध्यान में रखेंगे। फिर इंडिया का ट्रेड, अब इससे ये हटे हैं, ये तीन कंट्रीज हटी है, तो उससे नुकसान क्या होगा, इंडिया का ट्रेड और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट वीक होगा। वेस्ट अफ्रीकन मार्केट में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, जो इंडियन इन्वेस्टर के लिए रिस्क क्रिएट करेगी। इंडिया के वेस्ट अफ्रीका में जो प्रोजेक्ट है एनर्जी सिक्योरिटी और माइनिंग सेक्टर में है, इंडियन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो अब ये इसके हटने से इनको डर लगेगा कि अरे यार कहीं ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। साहिल रीजन में मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है ना। इंडिया का IT और एजुकेशन सेक्टर ECOWS कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है। ECOWS का वीक होना इंडिया के एक्ट अफ्रीका पॉलिसी के लिए एक चैलेंज बन सकता है। तो एक्ट अफ्रीका पॉलिसी, आज आप लिख लो, एक्ट अफ्रीका पॉलिसी, जैसे एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है, वैसी एक्ट अफ्रीका पॉलिसी है, तो ये भी लिख लो आप, ये आज पढ़ोगे आप विकीपीडिया से। बस यही था गाइस। तो साहिल नेशन का ECOWS से एग्जिट वेस्ट अफ्रीकन जियो पॉलिटिक्स के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। ये डिसीजन सिक्योरिटी, ट्रेड और डिप्लोमेटिक बैलेंस पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है वो डालेगा, तो इस पर एक अच्छी कमांड, अच्छी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। अब जो टॉपिक है, अगेन GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
साइंटिफिक और एनवायरमेंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडियन न्यूक्लियर प्लांट से मिनिमल, कम से कम रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज से रिलेटेड टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर, 99% टू बी यूज्ड इन मेंस, 100% टू बी यूज्ड इन मेंस, एंड 95% ज्यादा चांसेस है प्रीलिम्स में आ सकता है। तो देखो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, इनके रिसर्च ने एक 20 साल की स्टडी, 2020 से 2020 तक एक स्टडी कंडक्ट हुई है, जो इंडिया के 6 मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का एनालिसिस करती है। स्टडी का कंक्लूजन यह है कि इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स का रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज मिनिमल है और इसका एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर नेग्लिजिबल इंपैक्ट है। और ये रिसर्च इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रूव करता है। तो देखो कितना बड़ा अचीवमेंट है। बार्क ने, लिख लेना, बार्क ने 20 साल की स्टडी करी हमारे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर इंडिया में। कौन से 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट से नाम लिखकर बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट, अभी के अभी। और ये याद होने चाहिए आपको फिंगर पॉइंट में, विथ द स्टेट, कि कौन सा न्यूक्लियर प्लांट कौन सी स्टेट में, क्योंकि चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 20 साल की स्टडी कंडक्ट हुई, उसमें बता दिया भाई कि हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो सबसे कम कचरा कर रहे हैं, सबसे कम रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहे हैं, सबसे कम एनवायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं, और ये सबसे अच्छे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट्स की बात है। आइए कुछ थोड़े डिटेल देखेंगे, जैसे कि रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज क्या होता है। तो देखो यार, जब न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट करते हैं ना, तब गैसेस और लिक्विड्स के फॉर्म में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जीएस में पढ़ते हो आप लोग। ये कंट्रोल लेवल में रिलीज किया जाता है ताकि एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर कम से कम खतरा बने। और न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इस डिस्चार्ज को रेगुलेट करते हैं। अब इसमें बार्क का क्या रोल है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है जो मुंबई में लोकेटेड है। ये चीज काफी सारे लोगों को पता नहीं होती है, ये लिख लेना, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ये भी पूछ लेते हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी, रेडिएशन प्रोटेक्शन और पीसफुल न्यूक्लियर एप्लीकेशन पर ये काम करती है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो भाई न्यूक्लियर रेडिएशन पर काम करेगी ना, रिसर्च करेगी, पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर का उपयोग हो उस पर रिसर्च करेगी, है ना। तो यही चीज। और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और बार्क इंश्योर करते हैं कि रेडियो एक्टिव एमिशन इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंडर हो। तो एक और रेगुलेटरी बोर्ड भी है इसका, जिसको बोलते हैं एटॉमिक, लिख लो, एक रेगुलेटरी बोर्ड है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो ये बोर्ड है और दूसरा बार्क है। ये दोनों मिलकर जो है वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स का फॉलो जो है वो किया जाए, बस। अब देखो, इसमें एक और चीज है, न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। नीचे कमेंट बॉक्स पर इसके 2 पॉइंट्स बस लिखकर बताओ कि न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। वाई न्यूक्लियर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया करेंट सिनेरियो में, आज की डेट में। अच्छा, अब ये चीज समझ गए आप अच्छे से। अब ये रिपोर्ट क्या बोल रही है, 20 सालों तक जो इन्होंने स्टडी करी है उसमें क्या चीजें आई हैं। तो इंडिया के न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन डिस्चार्ज नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन से भी कम है, समझ रहे हो, यानी कि काफी कम लेवल पर हम लोग एनवायरमेंट को जो है वो खराब कर रहे हैं। ये पूरा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, पूछेंगे नहीं आपसे। मेजर इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो स्टडी में एनालाइज हुए, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात का, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु, फिर काइगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में जो है आता है कि कौन सा वो है, ये फलाना पावर स्टेशन और कहाँ का है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी थोड़े से आपको पता होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको अलग से जो है बता दिए हैं। अब गैशियस और लिक्विड रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफ्टी लिमिट्स के अंडर रखा गया है। इंडिया में रेडिएशन लेवल जापान, फ्रांस और यूएसए के न्यूक्लियर प्लांट से भी लो है, और आसपास के एनवायरमेंट और ह्यूमन पॉपुलेशन पर इसका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं देखने को मिला।
तो इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ्टी और रेगुलेटरी कंप्लायंस में वर्ल्ड क्लास है, ये आप मेंशन कर सकते हो। और कोई भी मेजर एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ रिस्क डिटेक्ट नहीं किया गया 20 सालों में, तो ये बड़ा अचीवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, तो हम लोग जो है वो प्रॉपर वेस्ट जो है अ, उसका मैनेजमेंट से न्यूक्लियर वेस्ट लीकेज ऑलमोस्ट जीरो है। इंडिया का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सेफ और रेगुलेटेड है। कोई भी लॉन्ग टर्म रेडिएशन इफेक्ट्स डिटेक्ट किए नहीं गए हैं आसपास के एरियाज में। फिर इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर कंट्रोल में है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के अंडर है। कोई भी इंपॉर्टेंट इंक्रीज हम लोग को रेडिएशन में नहीं देखने को मिला जिसके कारण कोई बीमारी उभर कर आई हो। बहुत ही लो रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज का प्रूफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए देखने को मिला, जो एक पॉजिटिव पब्लिक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है कि हाँ भाई अच्छा है। और इंडिया को भी न्यूक्लियर प्लांट्स ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, और कोई भी मेजर रेडिएशन लीकेज या न्यूक्लियर डिजास्टर केस अभी तक कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं हुआ है ऐसा। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में अब ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सब पूछेंगे नहीं आपसे, राइट? क्योंकि आप साइंटिस्ट बनने की तैयारी नहीं कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे आप। तो आपको बस बेसिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, किस चीज में कितना डेप्थ में जो है वो घुसना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब ये देख लो यार, इंटरनेशनल और इंडियन इनिशिएटिव क्या है सेफ रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज के लिए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस एग्रीमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी गोल नंबर 7। तो ये पूरी चीजें थोड़ी सी चाहो तो याद जो है वो रख सकते हो। ये जितने ग्लोबल फ्रेमवर्क दिख रहे हैं ना, इनके नाम ये लिख लेना। कन्वेंशन ऑन अर्ली नोटिफिकेशन ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1986, जॉइंट कन्वेंशन ऑन सेफ्टी स्पेंट फ्यूल, ये पूरी पूरी चीजें लिख लेना। ठीक है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, ये पूरा ये जितने इसके पॉइंट है ना, A B C D, और दूसरा इंडिया के अंदर ये ABC, तो ये पूरे पॉइंट जो है वो लिख डालो। और भी काफी सारी चीजें हैं यार। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट है एक 2010 का, न्यूक्लियर इंसिडेंट के लीगल फ्रेमवर्क्स को डिफाइन करता है। फिर नई न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी भी है हमारे लिए, हमारे पास सेफ्टी के लिए। इंडिया थोरियम रिजर्व यूज करने का प्लान कर रहा है, अभी रिसेंट न्यूज में आया था, पहले कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो आपको याद रहना चाहिए। 2030 तक इंडिया अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 20,000 मेगावाट तक एक्सपेंड करेगा, जिसको नहीं पता लिख लो। 2030 तक इंडिया अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 20,000 मेगावाट तक एक्सपेंड करेगा। कुछ याद आ रहा है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। वेस्ट को रिसाइकिल करके रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज को रिड्यूस करने का हमारा टारगेट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का हम उपयोग जो है वो कर रहे हैं न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए, बेटर सस्टेनेबल तरीके से न्यूक्लियर को यूज करने के लिए। यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील और रशिया के साथ कुदनकुलम प्रोजेक्ट न्यूक्लियर एक्सपेंशन का भी पार्ट हम लोग को देखने को रहा है। ग्लोबली कोलैबोरेट भी हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई न्यूक्लियर, आज की डेट में न्यूक्लियर एनर्जी और फ्यूचर के लिए। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक। अब बजट तो आपको ऑलरेडी पता है भाई, आ चुका है। और बजट से रिलेटेड पूरे आपको 2-1 महीने तक रोज या 1-2 दिन में एक आदमी टॉपिक देखने को मिलेगा ही। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट 2025-26 प्रेजेंट कर दिया है। बजट का फोकस है मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ देना, एग्रीकल्चर और MSME को सपोर्ट करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। फिस्कल डेफिसिट टारगेट को GDP के 4.4% पर सेट किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल लिख लो, फिस्कल डेफिसिट। और ये थीम जो है ये लिख लो, सबका विकास। ये थीम के साथ हम लोग को देखने को मिला है यूनियन बजट 2025-26। की एरियाज जो है वो लिख लो, कौन से की एरियाज है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक टारगेट लिखो आप। टारगेट फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा 4.4% ऑफ GDP। 4.4% ऑफ GDP। 4.4% ऑफ GDP।
ताजो भाई, यहाँ पर इन लोगों ने टारगेट क्यों नहीं दिया है? एक मिनट रुकना गाइस। ये जितना मैंने भी आपको बताया ये लिखना शुरू करो। फिजिकल डेफिसिट टारगेट, एक मिनट रुकना, मैं कंफर्म कर लूँ यार। इंडिया, क्योंकि कल परसों ही मैंने हिंदू में जो है वो कवर किया है। 4.4%, यानी कि मैं खुद भी बहुत सारी स्टडी करता रहता हूँ ना यार। 4.4% ऑफ जीडीपी, बिल्कुल सही है ना। पहले जो था वो 4.8% ऑफ जीडीपी था। पीडीएफ में पता नहीं क्यों नहीं दिया आपके इसके। अब मेरे साथ जो है वो कई बार ये भी रहता है ना यार, मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल जगहों से चीजें पढ़ता हूँ जिससे कि आपको फायदा मिले। और मैं बेसिकली एक प्रकार से ये देख देख कर पढ़ के जो है वो नहीं पढ़ा था। मैं ऐसे ही बस बुलेट पॉइंट से वो देखता रहता हूँ और अपना लेक्चर डिलीवर करता रहता हूँ। हाँ, बट जहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, जैसे अभी मुझे लगा था कि यार ये आंकड़ा इसमें दिया नहीं है, मुझे देखा नहीं कहीं पे भी आंकड़ा, कहीं गड़बड़ ना हो, तो मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, तो यस, आई एम करेक्ट। 4.4% ऑफ जीडीपी। और इसलिए मैं क्रॉस चेक करता हूँ भाई, बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, एंड ये सीरियसनेस रहती है कि आपको मैं अपने साइड से कोई भी आंकड़ा या डेटा प्रोवाइड कराऊं तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स अबाउट योर करियर। और पिछले साल का देखो, लास्ट ईयर का टारगेट था 4.8%, तो उससे कम हमने फिजिकल डेफिसिट को रखा है, जो अच्छी बात है। अच्छा, ये पूरे आंकड़े आपको यार स्टेट पीएससी के लिए याद रखने पड़ेंगे। रिसीट और एक्सपेंडिचर में जितनी चीजें लिखी हैं, इसमें मैं कहूंगा कि आप पूरी चीजें नोट डाउन कर लें एज इट इज। टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये पूरी चीजें आप मेंशन करें, है ना। और इकोनॉमिक्स के अंदर बजट के टॉपिक को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा आपको। वैसे मैं आपको समझाता हूँ, अभी रुक जाओ, बट आपको ये समझ में आएगा कि इसको पूरी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। सुनो मेरी बात अब बहुत ध्यान से जो बता रहा हूँ। टोटल रेसीट बताई जा रही है, यानी कि जिसके अंदर बोरोइंग्स इंक्लूडेड है, उधार जो हमने लिया है और जितनी कमाई हमारी हुई है, सिंपल शब्दों में, तो 34.96 लाख करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। टोटल खर्चा जो हुआ है वो 50.65 लाख करोड़ हुआ है। सोच रहे हो आप खर्चा कितना ज्यादा है, कमाई कितनी कम है। 34-35 लाख रुपए कमाई है, 50-51 लाख करोड़ रुपए खर्चा है। और टैक्स से कमाई जो आई है वो लगभग लगभग 28.37 लाख करोड़ रुपीज आई है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यार, क्योंकि ये चीज जो है वो एग्जाम में ये लोग पूछ लेते हैं साले, डायरेक्ट आंकड़े पूछ लेते हैं। तो ये स्टेट पीएससी में है ना, यूपीएससी इस पे आंकड़ों पर टारगेट नहीं करती है। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट कितना है, वो वाला आंकड़ा तो बहुत अंडरलाइन है, वो आंकड़ा यूपीएससी भी पूछेगी। और स्टेट पीएससी ज्यादा फैक्चुअल रहती है। वैसे आपको आंकड़े थोड़े बहुत प्रीलिम्स के लिए याद रहे तो अच्छा है, या एवरेज पे भी रहे तो भी अच्छा है। बट क्या होता है, ये लोग कई कबार एवरेज में भी मिट्टी बलीत कर देते हैं। ये लोग साले क्या करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे 34.96 लाख करोड़ रुपीज की बोरोइंग है, टोटल रिसीट है ना। तो ये लोग जो है वो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, 34 पॉइंट, एक मिनट रुकना है यार। टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, उधारी को जो है वो छोड़कर 34.96 पीआईबी की। अरे यार, देखो यार, एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ। इसमें यार थोड़ा सा टोटल रिसीट का देखो, आप इसमें क्या दे दिया इन लोगों ने। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, 34। एक मिनट रुकना यार गाइस। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप पीआईबी उसमें डालना, पीआई गूगल पे पीआईबी, और उसके आगे जो है वो लिख देना आप यूनियन बजट, है ना। तो पीआईबी की एक वेबसाइट आपको मिलेगी,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, है ना, उसने 1 फरवरी 2025 को 1:31 पे एक रिपोर्ट अपनी जो है वो जारी करी है। गाइस देखो, ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज उस रिपोर्ट को पढ़ लो, है ना। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज उस रिपोर्ट को पढ़ लो। ये आंकड़ा मेरे को जम नहीं रहा यार, है ना, क्योंकि 34.96 लाख करोड़ रुपीस टोटल रिसीट थी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, और टोटल एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ रुपीस था, राइट। इसमें 50.6 जो है वो लिखा हुआ है, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसमें इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये सब रिपोर्ट्स जब उठती हैं तो अलग अलग चीजें बताती है, बट मैं बिल्कुल ओरिजिनल रिपोर्ट पे जो है वो काम करता हूँ यार। तो ओरिजिनल रिपोर्ट जो है वो आपको मिलेगी पीआईबी के अंदर, है ना। और मैंने आपको बता दिया कहां पर मिलेंगी, प्लीज उसको एक बार पूरा पढ़ लेना। जैसे कि इसमें बुलेट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखा है, नो इनकम टैक्स ऑन एवरेज मंथली इनकम ऑफ अप टू ₹1 लाख। 1 लाख रुपए अगर आपकी एवरेज मंथली इनकम है तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और टू बूस्ट मिडिल क्लास हाउस होल्ड सेविंग एंड कंजप्शन, और ये हिंदी में मिल जाएगा आपको, ठीक है, इंग्लिश में भी है और उसका हिंदी में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पूरी अच्छी रिपोर्ट है। तो यार प्लीज उससे देख लेना, है ना। माफी चाहूंगा कि मैं ये वाले आंकड़े पे तो मैं नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि ये आंकड़े में मुझे गड़बड़ लग रही है, और आप भी मत पढ़ना इस आंकड़े से अभी के लिए, क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस आंकड़ा। ये देखो ना यार, अब इसके अंदर 34.2 लाख करोड़ रुपीज जो है प्रोजेक्शन जो है वो बताया हुआ है, बट एग्जैक्टली 34.96 लाख करोड़ रुपीज है वो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग टोटल रिसीट। नेट टैक्स 28.37 लाख करोड़ मेन रिपोर्ट में जो है वो लिखा हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ 3 लिखा हुआ है। बट क्या होगा कि इसमें बताओ यही लफड़ा है, ये स्टेट पीएससी में बिल्कुल एग्जैक्टली आंकड़े पता होने चाहिए। मत पढ़ना इससे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आगे चल के डेटा आएगा तो आई आई टेल यू अबाउट इट, बट ये वाला भी मत पढ़ो इसका। मैं आपको जो है वो अलग से जो है वो कवर करवाऊंगा। इसी इसी पूरी रिपोर्ट से जो है बहुत अच्छी समरी दी है यार उन्होंने, बहुत अच्छी समरी है, पीआईबी की समरी है। समरी ऑफ यूनियन बजट 2025-26 डाल दो, उसके आगे पीआईबी लिख दो, आपको पूरी समरी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो वो बस एक बार जो है पढ़ लो, उसी से रिलेटेड पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। बाकी चाहो तो मैं एक बार कवर अप जो है वो करवा दूंगा उसका, कमिंग संडे वाले दिन करवा दूंगा, ठीक है, कमिंग संडे वाले दिन ले आऊंगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट तो होता है, बट आप उससे जो है पढ़ना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग गया हल्का सा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है यार, ये मुद्दा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 2022 में गुजरात पुलिस का फ्लॉगिंग इंसिडेंट हम लोग को, फ्लॉगिंग फ्लॉगिंग मतलब मारा गया पब्लिकली कुछ लोगों को। तो न्यूज आई है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, अक्टूबर 2022 की न्यूज से मैंने उठाया है कि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुछ पुलिस ऑफिसर ने 3 मुस्लिम व्यक्तियों को पब्लिकली मारा, और जिसका वीडियो वायरल हो गया। फिर गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 4 पुलिस ऑफिसर्स को 14 दिन की जेल की सजा सुनाई, और उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोषी पाया गया। ये इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज आई थी। फिर हिंदुस्तान टाइम्स से एक और न्यूज मैंने उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इंसिडेंट को एट्रोशियस और अनएक्सेप्टेबल कहा कि भाई ये गलत है, और पुलिस ऑफिसर को डी के बासु जजमेंट को कंडक्ट करने के खिलाफ बताया। मैंने नहीं ये कहा कि जब 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 ऑलरेडी कोर्ट ने डी के बासु जजमेंट दे चुका है तो आपने उस जजमेंट को क्यों फॉलो नहीं किया। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको डी के बासु जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो 1997 का जजमेंट है। तो डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है, जो कि गुजरात के मामले में अभी देखने को मिला था। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और पहले ये समझ लो कि डी के बासु जजमेंट क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1997 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल वायलेंस और अरेस्ट प्रोसीजर पर गाइडलाइन दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इस गाइडलाइन के अंदर अरेस्ट मेमो था कि अरेस्ट के समय मेमो बनाना जरूरी है, जिसमें टाइम डेट और प्लेस मेंशन हो, और एक विटनेस को सिग्नेचर करना करना जरूरी है। फिर इसके अलावा अरेस्टेड व्यक्ति के रिलेटिव या फ्रेंड को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ आपका डी के बासु गाइडलाइन, ठीक है। तो ये 1997 की डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लिख लेना, 1997। और फिर अरेस्टेड व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन हर 48 घंटे में होना चाहिए,
यानी कि जैसे उसको अरेस्ट किया 48 घंटे के अंदर मेडिकल उसका हो जाए टेस्ट वगैरह। और अरेस्टेड ऑफिसर को अपना नाम और डेजिग्नेशन क्लियरली डिस्प्ले करना होगा। और अरेस्टेड व्यक्ति को अपने लॉयर से मिलने की अनुमति होनी होनी चाहिए। और ये गाइडलाइन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के तहत दी गई थी। फिर इंडियन कानून में कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ क्या प्रोविजंस है? कस्टडी में टॉर्चर जो किया जाता है ना, तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 330 और 331 के तहत कस्टोडियल टॉर्चर के लिए सजा का प्रबंध है। यानी कि आप कोई कस्टोडियल टॉर्चर नहीं करोगे, अगर करोगे तो जो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और के सेक्शन 176 क्लॉज 1 के अंदर कस्टोडियल डेथ या डिसअपीरियंस पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे। यानी कि अगर कोई भग गया जेल से या कस्टडी में डेथ हो गई तो भाई मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24-25 में पुलिस कस्टडी में दिए गए जो बयान होते हैं, कन्फेशन जो होते हैं, वो इनएडमिसिबल बनाता है। मतलब कि आप पुलिस के सामने जो भी बयान दे दो वो मान्य नहीं होंगे कोर्ट में। तो ये प्रोविजन कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ अगर कोई क्वेश्चन आए कि कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड हमारे यहाँ क्या कानून है, तो हाँ बिल्कुल है, बट टॉर्चर करने के लिए नहीं है, टॉर्चर रोकने के लिए है। ठीक है, तो डिफरेंस है। अगर पूछ लिया जाए कि कानून है तो हाँ भाई है ना। तीन कानून है जो मैंने आपको बताया, आईपीसी का सेक्शन 330 331, सीआरपीसी का सेक्शन 176 क्लॉज 1, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24-25। तो है, कानून तो है लीगली, बट ये रोकने के लिए है। फिर इसके अलावा अब जैसे अभी जो घटना हम लोग को देखने को मिली, तो ऐसी घटना पब्लिक का पुलिस पर ट्रस्ट कम करती है कि पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं, है ना। कोर्ट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिस को अकाउंटेबल बनाने के लिए। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है कस्टोडियल वायलेंस में। और ऐसे केसेस देश की इंटरनेशनल इमेज पर भी असर जो है वो डालते हैं, राइट। तो पुलिस ऑफिसर को ह्यूमन राइट्स और लॉफुल प्रोसीजर पर ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बॉडीज बनानी चाहिए जो पुलिस मिसकंडक्ट को इन्वेस्टिगेट कर सके। और लोगों को उनके लीगल राइट्स के बारे में अवेयर करना चाहिए। और ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट करने के लिए एक्सेसिबल मैकेनिज्म होने चाहिए। तो बस ये टॉपिक था गाइस। तो इस टॉपिक के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, एक आइडिया आपको लग गया होगा। तो बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे इसका क्या आंसर होगा। अब देखो, ये कोर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को रहे वो देखने को मिल रहा है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये याद हो जाना चाहिए फिंगर पॉइंट में आपको कि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना। और और इन इंडस्ट्रीज का वेटेज जो होता है वो 40% के आसपास होता है। एग्जैक्टली 40.27% का इंडियन इकोनॉमी में कंप्लीट वेटेज होता है इन 8 इंडस्ट्रीज का। और दिसंबर 2024 में की अगर हम बात करें तो इनके आंकड़े वगैरह क्या थे, तो उतने देखो इनके आंकड़े जो है वो समय समय पर आते ही रहते हैं, तो इसलिए इससे रिलेटेड आंकड़ों से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछते नहीं है लोग। बट ये बेसिक सा आपको जो है वो एक आइडिया वगैरह जो है वो होना चाहिए 8 कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सेक्टर को कवर करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी। और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ 8 इंडस्ट्री पर फोकस करती है, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर 2011-12 है। और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वेटेज के हिसाब से जो है वो अपने आंकड़े जो है वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। बस ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की कमेंट बॉक्स पे। और डी के बासु जजमेंट से रिलेटेड ही एक एक मेंस का क्वेश्चन है। ट्राई करना इसका आंसर जो है वो देने की 120 वर्ड में। और चलो अब मैं मिलूंगा आपसे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट जरूर करते रहें, आंसर जरूर लिखते रहें। जय हिंद।